आइए वाक्य सीखें। वीएस क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे वाक्य, सेंटेंस, हिंदी व्याकरण का ये टॉपिक है। ठीक है, हम जो भी बातचीत करते हैं आपस में एक दूसरे को अपनी बात समझा पाते हैं किसके माध्यम से, तो वाक्य के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर बोलचाल की बात नहीं, एग्जाम की बात हो रही है, पढ़ने की बात हो रही है। तो पढ़ने के हिसाब से वाक्य के अंदर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। वाक्य के तत्व होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं, वाक्य के प्रकार होते हैं। ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये सारे चीज हम यहाँ पर देखेंगे, एग्जाम के हमारे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य की परिभाषा की। तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मतलब कि कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो जो भी वाक्य में शब्द प्रयोग हो उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाएगा। ठीक है, और वाक्य का सबसे पहले हम देखेंगे तत्व। वाक्य में कौन कौन से तत्व होते हैं, मतलब कि क्या क्या चीजें एक वाक्य में होनी चाहिए। तो सबसे पहला तत्व है सार्थकता। 6 तत्व होते हैं वाक्य के, उसमें सबसे पहला है सार्थकता। सार्थकता, ठीक है, वही अर्थ के साथ। सार्थकता मतलब अर्थ के साथ। तो जो भी शब्द उसमें वाक्य में प्रयोग होंगे उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, राम आम खाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जितने भी शब्द प्रयोग हो रहे हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। राम मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, आम मतलब वस्तु है खाने की, और खाना एक क्रिया है। ठीक है, तो जितने भी शब्द हैं सभी सार्थक हैं, सार्थकता के साथ है मतलब अर्थ के साथ है। ठीक है, तो वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा तत्व है योग्यता। ठीक है, योग्यता कैसी योग्यता? तो वाक्य में इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने अर्थ को समझा पाए। ठीक है, मतलब वाक्य पूरा होना चाहिए और अपने अर्थ को समझा पाए। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो आपको भी वो चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, सामने वाला हमसे कहना चाह रहा है कि मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा वाक्य होना चाहिए जो अपनी बात को समझाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तीसरा तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा, ठीक, आकांक्षा का शाब्दिक अर्थ इच्छा, इच्छा से लगा लीजिए। ठीक है ना, मतलब कि किसी भी वाक्य में कोई आकांक्षा शेष नहीं रहनी चाहिए, कोई अधूरापन नहीं रहना चाहिए, वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर कोई वाक्य अपने आप में पूरा होगा और उसमें कोई कमी नहीं होगी तभी हम सारी बातें समझ पाएंगे। ठीक है, अगर मैंने एक जैसे बोला, मैंने एक वाक्य आज बारिश और इतना कह के मैं छोड़ दूं, ठीक है, इनकम्प्लीट रहने दूं, तो क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो उसमें जो है आकांक्षा की कमी नहीं होनी चाहिए, अधूरापन नहीं होना चाहिए, तभी वह एक आदर्श वाक्य होगा। ठीक है, इसके बाद अगला तत्व है निकटता। निकटता, ठीक, निकटता मतलब कि पास की बात कर रहे हैं, मतलब दो शब्दों के बीच का जो स्थान होता है, गैप की बात कर रहे हैं, वो ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम। चाहे शब्द को आप बोल रहे हो, मतलब वाक्य को आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, तो उनके बीच के जो शब्द हैं उनका अंतराल जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। उदाहरण से जैसे समझते हैं, तो दो वाक्य मैंने यहाँ पर ले लिया। ऊपर मैंने लिखा आज बहुत गर्मी है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप, एक शब्द मैंने यहाँ लिखा, फिर एक शब्द काफी दूर मैंने लिखा, इसके बाद फिर काफी दूर का अंतराल मतलब गैप रख के मैंने दूसरा शब्द लिखा। तो ये क्या है? गलत है। ये इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए और ना ही ऐसा पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है ना, तो जो शब्द हैं उनके बीच का जो अंतराल है वह निश्चित होना चाहिए, उनकी जो निकटता है जितनी आवश्यकता है उतनी होनी चाहिए। जैसे दूसरा उदाहरण भी देख लीजिए, आज हम हिंदी पढ़ेंगे, कितना पास पास हमने लिख दिया है इसे, तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। मतलब
मतलब दो शब्दों के बीच का जो अंतराल है वह निश्चित होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी होनी चाहिए। तो यह निकटता तत्व है वाक्य का। ठीक है, अगला तत्व है पदक्रम। पदक्रम, पदक्रम क्या होगा? शब्द का सही स्थान, मतलब सही क्रम और सही स्थान बहुत जरूरी है। शब्द वहीं होना चाहिए जहां उसे होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, शिक्षक कक्षा नहीं में आएंगे आज। क्या अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। सभी शब्द तो सार्थक तो है, सभी का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन वाक्य नहीं समझा पा रहा है अपना बात। क्यों? क्योंकि जो शब्द है, जो उनका पद है, वो सही क्रम में नहीं है, मतलब कि जिस शब्द को जहाँ होना चाहिए वहां पर नहीं है। तो इससे क्या होगा? भावार्थ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्या होना चाहिए था? सबसे पहले यहाँ पर होना चाहिए था शिक्षक आज कक्षा में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसा नंबर दिया है मैंने उसके हिसाब से होना चाहिए था। शिक्षक आज कक्षा में नहीं आएंगे, तब यह एक आदर्श वाक्य होता और सही पदक्रम के साथ होता। ठीक है ना, और इसमें आकांक्षा की भी कमी नहीं है, तो यह एक आदर्श वाक्य होता। क्लियर है? लास्ट जो है तत्व है वो है आपका अन्वय। अन्वय, ठीक है, अन्वय का अर्थ होता है मेल। अन्वय का अर्थ होता है मेल, यानी कि वाक्य में जो भी शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उनका आपस में मेल होना चाहिए। किस आधार पर? तो देखिए, लिंग, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, कारक, काल आदि। ठीक है, इन आधारों पर जो शब्द है वाक्य के, उनका आपस में मेल होना चाहिए, अन्वय होना चाहिए। ठीक है, तभी वह अपने भावार्थ को समझा पाएंगे। उदाहरण से देखते हैं जी इसे। किसान किसान खेत में गई। जैसे मैंने यह कह दिया, किसान खेत में गई, किस चीज की कमी है? तो ये जो क्रिया यहाँ पर दिया है ना, क्रिया के आधार पर भी होगा मेल। तो यहाँ पर जो क्रिया दिया है वो गलत है, मेल नहीं खा रहा है। किसान कोई व्यक्ति यानी पुरुष होगा। ठीक है ना, तो पुरुष के लिए हम ये क्या क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पर गई की जगह गया होना चाहिए। तो यहाँ क्रिया का जो है अभाव है, मतलब गलत क्रिया यूज की गई है। तो इससे क्या होगा? अन्वय की कमी होगी, मेल नहीं होगा शब्दों का आपस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? किसान खेत में गया, ये सही वाक्य होता। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पूछा जाएगा, जैसे वाक्य दे देंगे और पूछेंगे इसमें गलत क्या है, इस वाक्य में कौन सा पद सही है या गलत है, इस तरह से पहचानने के लिए तो आपको पता होना चाहिए। तो आप कहाँ पर, आप यहाँ ऑप्शन में दे देगा गई, तो आपको गई पकड़ना होगा कि ये गलत शब्द है इस वाक्य के अंतर्गत। ठीक है, एक लास्ट उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। बालक काफी देर से रो रही हैं, ऐसा कर दिया हमने। ठीक है, बालक काफी देर से रो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको किस चीज की कमी मिल रही है? तो क्रिया का ही कमी है। यहाँ पर भी क्रिया जो है गलत प्रयोग की गई है। ठीक है ना, यहाँ पर बालक है तो बालक के लिए क्या होना चाहिए? रो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अन्वय की कमी नहीं होनी चाहिए एक आदर्श वाक्य में। और ये होते हैं आपके 6 प्रकार होते हैं, वाक्य के तत्व होते हैं ये सारे। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक, जिसके बारे में बात की जा रही हो,
ठीक है ना। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही हो, यानी कि पूरा पूरा वाक्य में जो भी शब्द है, जो भी कारण है, वो सारे किसी न किसी कर्ता पर आधारित होंगे। तो ठीक है, तो वो कर्ता क्या होगा, उद्देश्य होगा हमारा। और विधेय क्या होता है, तो उद्देश्य के बारे में जो भी बातें कही जा रही है उसे ही हम विधेय कहते हैं। ठीक, उदाहरण से इसे समझते हैं। ठीक है, विधेय किसे कहेंगे, यह बात। ठीक है, उद्देश्य पर आधारित अन्य शब्द या वाक्य बात जो होंगी वो विधेय कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे तो देखिए दो उदाहरण है हमारे पास। पहला है, ईमानदार व्यक्ति की सभी जगह इज्जत होती है। ठीक है, अब उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य का मतलब जिस पर सारा वाक्य निर्भर हो, जिसके बारे में सारी चीजें बातें की जा रही हो। ठीक है, तो किसके बारे में, ईमानदार व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि उसकी सभी जगह इज्जत होती है। तो जो ईमानदार व्यक्ति है क्या होगा, हमारा उद्देश्य होगा। ठीक है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, सभी जगह इज्जत होती है, ये अलग से बोला जा रहा है उद्देश्य के बारे में। तो ये जो शेष भाग होगा हमारा, ये है विधेय। क्लियर है। दूसरा उदाहरण देखते हैं और समझ में आएगा। रोहन और सोहन दोनों जुड़वा भाई हैं। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारा, केवल रोहन नहीं होगा, रोहन और सोहन, क्योंकि इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। तो रोहन और सोहन हमारा हो जाएगा उद्देश्य, और शेष दोनों जुड़वा भाई हैं, ये हो जाएगा हमारा विधेय। ठीक है, तो वाक्य के अंग क्लियर हो गए। अब हम वाक्य के प्रकार देखेंगे। दो आधारों पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सबसे पहला है आपका सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो। ठीक है, जिस भी वाक्य में केवल एक उद्देश्य, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, और केवल एक विधेय, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो केवल एक हो, तो उसे ही हम सरल वाक्य कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं। वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। ठीक, दूसरा उदाहरण, बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, तो ये एक सरल वाक्य है। कार्यालय देर तक खुलता है, यह एक सरल वाक्य है, क्योंकि एक उद्देश्य और एक ही विधेय है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस भी वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हों और आपस में वे समुच्चय बोधक शब्द जैसे और, एवं, तथा, या, लेकिन, किंतु, परंतु आदि इन शब्दों से जुड़ा हो, तो उन्हें ही संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य होंगे और आपस में समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होंगे। उदाहरण देखिए कैसे, शाम हो चुकी है और सब जा चुके हैं। देखिएगा यहाँ पर, शाम हो चुकी है, यह एक सरल वाक्य है। ठीक है, सब जा चुके हैं, यह दूसरा सरल वाक्य है, और आपस में किससे जुड़े हैं, ये समुच्चय बोधक शब्द से और से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हुआ। ठीक, शांत बैठो या अपने घर जा सकते हो, सिंपल सा एक वाक्य है, शांत बैठो। किसी को हमने कहा शांत बैठो, तो एक साधारण वाक्य है। इसके बाद अपने घर जा सकते हो, यह दूसरा सरल वाक्य है, और किससे, या समुच्चय बोधक शब्द से आपस में जुड़े हैं, तो ये कौन सा हुआ, संयुक्त वाक्य हो गया हमारा। ठीक है, राहुल ने खूब मेहनत की, ये एक साधारण सिंपल या सरल वाक्य है। ठीक है, लेकिन वह प्रथम ना आ सका। ठीक, यह एक सरल वाक्य है। दोनों आपस में किससे जुड़ रहे हैं, लेकिन समुच्चय बोधक शब्द से। तो ये अब हो गए संयुक्त वाक्य। क्लियर है दोनों चीजें। रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, तो जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और बाकी शेष उस पर आश्रित उपवाक्य हो। ठीक है, मतलब एक कोई मुख्य वाक्य होगा जिससे पूरा अर्थ समझ में आ रहा होगा, और बाकी जो भी वाक्य उपवाक्य होंगे वो मुख्य वाक्य पर आश्रित होंगे, उसी पर डिपेंडेंट होंगे या उसी से रिलेटेड होंगे। उदाहरण से इसे समझते हैं, जैसे
वहाँ जो औरत बैठी है वह मेरी माँ है। ठीक है, तो मुख्य वाक्य क्या होगा ये पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वह मेरी माँ है, ये मुख्य वाक्य है, इसे नहीं बदल सकते। वो पहले से ही किसी की माँ है और वह व्यक्ति जो है परिचय करा रहा है किसी से कि वहाँ जो औरत बैठी है वह मेरी माँ है। तो मुख्य वाक्य होगा वह मेरी माँ है और उस पर आश्रित उपवाक्य क्या है, वहाँ जो औरत बैठी है। ठीक है ना, तो जब वो उसकी माँ पहले से निश्चित है, मुख्य वाक्य है, तभी ये जो वाक्य है ये निकल करके आया। अगर वह उसकी माँ नहीं होती तो यह जो उपवाक्य है वो भी निकल करके नहीं आता। क्लियर है? ठीक है, दूसरा उदाहरण, मुझे पता है तुम परीक्षा में फेल हो गए हो। ठीक है, अब मुख्य वाक्य इसमें क्या होगा, तुम परीक्षा में फेल हो गए हो, ये वाक्य निकल के आया। इसी पर आधारित फिर क्या आता है, मुझे पता है। जैसे कोई बच्चा है क्लास में फेल हो गया लेकिन घर पर जाकर वह नहीं बताता है, लेकिन उसके पापा को रिपोर्ट मिल जाती है कि हाँ ये बच्चा फेल हो गया, तो उसके आने पर जैसे उन्होंने कहा कि मुझे पता है, तो देखो उसका फेल होना पहले से तय था, मतलब पहले ही वो फेल हो चुका था, तो ये मुख्य वाक्य हुआ क्योंकि पहले ही हो चुकी है। अब इससे आश्रित जो ये बात निकल के आ रही है मुझे पता है, तो इससे भी आप समझ पा रहे हो कि पहले कौन सी बात आ रही है वो मुख्य वाक्य होगा और बाद में जो बात उस पर आधारित आ रही है वो आश्रित उपवाक्य होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, मुझे लगा ही था कि आज बारिश होगी। ठीक है, तो आज बारिश होगी ये मुख्य वाक्य है और जिसने अंदाजा लगाया बारिश के बारे में बाद में बताया बारिश हो जाने के बाद कि मुझे लगा ही था, तो ये आश्रित उपवाक्य होगा। क्लियर है? तो वाक्य रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। ये तीसरा प्रकार था मिश्र वाक्य। इसके बाद हम देखेंगे वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार 8 होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और लास्ट में है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये 8 प्रकार होते हैं। 8 को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रकार है आपका विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? परिभाषा है वाक्य में जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। ठीक है, मतलब वाक्य में कोई क्रिया हो रही हो या किया जा रहा हो, तो दोनों ही स्थिति में वह क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। उदाहरण कैसे देखिए, आज हम पिकनिक गए थे। ठीक है ना, क्रिया हो रही है जाने की, तो ये एक विधानवाचक वाक्य है। पढ़ा लिखा युवक ही आदर्श समाज का निर्माण करता है। ठीक है, तो पढ़ना लिखना क्या है? क्रिया है और यहाँ पर पढ़ा लिखा युवक मतलब पढ़ा लिखा होने की क्रिया, या क्रिया हो रही है या क्रिया करा जा रहा है, किया जा रहा है, दोनों ही स्थिति में वह विधानवाचक वाक्य का उदाहरण होगा। ठीक है, योग, यहाँ पर योग हो, योग या योगा, योग करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। ठीक है ना, तो योग करना और योग करना यहाँ पर होने की क्रिया बताई जा रही है, मतलब योग करने की जो क्रिया है होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। तो जहां पर भी क्रिया हो रही हो या किया जा रहा हो, दोनों ही स्थिति में वह विधानवाचक वाक्य का उदाहरण होगा। ठीक है, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नकारात्मकता का, निगेटिविटी का बोध हो, उसे ही निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ठीक है, क्या आ रहा है? नहीं शब्द आ रहा है, यानी नकारात्मकता का बोध हो रहा है। आज गणित के शिक्षक नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो ये भी एक निषेधात्मक वाक्य है। तुम्हारा वहां ना जाना ही उचित होगा। ठीक है, तुम्हारा वहां ना जाना, वहां पर जाना ना जाना क्या है? एक तरह से नकारात्मक वाक्य का यहाँ पर बोध हो रहा है। तो ये हो गया आपके 2 प्रकार, विधानवाचक और निषेधात्मक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? तो वाक्य में जहां भी प्रश्न पूछे जाएं उसे ही प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके 2 पहचान होते हैं। पहला तो वाक्य में जहां भी आपको क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, कब, ये सारे शब्द मिले तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। और दूसरी पहचान यह है कि वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ठीक है, उदाहरण देखिए, क्या तुमने अपना काम कर लिया? लास्ट में क्या है? प्रश्नवाचक और स्टार्टिंग में क्या। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण, तुमने मेरी किताबें कहाँ रखी? ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण हुआ।
आजकल क्या कर रहे हो, प्रश्नवाचक वाक्य है ये, ठीक है। यह किसकी पुस्तक है, सवाल कर रहे हैं तो यह भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा, ठीक है। अगला चौथा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, तो जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, उपदेश आदि भाव जो है प्रकट हो उसे ही आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो आज्ञा देखिए, आज्ञा या तो ली जाती है या आज्ञा दी जाती है, और ऐसे भी आज्ञा होते हैं जैसे बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, छोटों को प्यार करो, ये एक तरह से उपदेश भी होता है। तो उपदेश के तौर पे भी जो आज्ञा दी जाए वो भी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। उदाहरण देखिए, सभी छात्र अपनी अपनी पुस्तकें खोलें, ठीक है। क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, ठीक है ना, आदेश दिया जा रहा है कि सभी अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें। इसके बाद मुझे एक गिलास पानी दीजिए, क्या कर रहे हैं हम, प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से हम मांग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे एक गिलास कृपया पानी दीजिए, ठीक है ना। अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, किसी के साथ आप बैठे हो और समय हो जाता है जाने का, तो आप क्या करोगे, उनसे पहले अनुमति लेंगे, आप आज्ञा लेंगे उनसे कि क्या अब मुझे अपने घर जाना चाहिए, तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ क्या है, ये आज्ञा ले रहे हैं, ठीक है। बड़ों का सम्मान करो, ठीक, आज्ञा तो दे रहे हैं हम, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन कैसे, उपदेश के तौर पर। एक अच्छी चीज है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो बड़ों का सम्मान करो, उपदेश के तौर पर हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। तो ये आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हुए। क्लियर है ये दोनों चीजें। वाक्य का पांचवा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, परिभाषा होती है जिन वाक्यों में इच्छा, आकांक्षा, कामना या आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हों उसे ही इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मेरी कॉफी पीने की इच्छा है, क्या कर रहे हैं हम, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, मुझे कॉफी चाहिए, कि कॉफी पीने की मेरी इच्छा हो रही है, ठीक है। मैं तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करती हूँ, यहाँ शब्द भी आ गया आपका कामना, हम विश कर रहे हैं कि आपकी जो है उम्र लंबी हो, ठीक है ना। भगवान करे सब अच्छा हो, क्या है ये, हम आकांक्षा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि भगवान करे सब कुछ अच्छा हो, ठीक है ना। जुग जुग जियो, आशीर्वाद दे रहे हैं हम किसी को। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके बाद है छठवां प्रकार होता है संकेतवाचक वाक्य। आज्ञावाचक देख चुके हैं, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं, तो वाक्य में जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है, यानी कि जो क्रिया हो रही है वो किसी अन्य क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है, यानी दो क्रियाएं आपको एक साथ देखने को मिले तो उसे ही यहाँ संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण से इसे समझते हैं, तुम थोड़ी जल्दी आ जाते तो पूजा समय पर हो जाती, ठीक है ना। तो ये जो क्रिया है ना, पूजा समय पर होने की जो क्रिया है किस पर निर्भर कर रहा है, तुम्हारे जल्दी आने पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा जल्दी आना एक क्रिया है और पूजा होने की जो क्रिया है वो भी एक क्रिया है, ठीक है। तो पूजा जो समय पर होने की क्रिया है वो निर्भर करता है तुम्हारा जल्दी आना, ठीक है ना। गाड़ी धीरे चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सीडेंट होने की जो क्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, तुम्हारे गाड़ी धीरे या तेज चलाने पर, ठीक है। सफल होना चाहते हो तो समय का सही प्रयोग करो, ठीक है। सफल होना एक क्रिया है और किस पर निर्भर करती है, तुम्हारे समय का सही प्रयोग या गलत प्रयोग किए जाने पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया पर जब निर्भर हो उसे ही संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य के दोनों प्रकार क्लियर हो गए, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य का सातवां प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं, तो जहां पर भी वाक्य में शंका या संभावना हो या उसका बोध हो रहा हो तो उसे ही संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। यानी शंका हो रही है, हमें संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, तो जहां पर भी ऐसा बोध हो उसे ही संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, संभवतः वह अब सुधर जाए, ठीक है। संभावना है, कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसे डांट पड़ी है तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब हो सकता है वह सुधर जाए, ठीक। शायद वह रस्सी ही थी, ठीक है, कोई आपने लकड़ी देख लिया तो या फिर रस्सी देख लिया, उसे अंधेरे में देखा तो आपने क्या उसे सांप समझ लिया या फिर रस्सी समझ लिया, और बाद में अपने आप को जो है एक उम्मीद दे रहे हैं, झूठी दिलासा दे रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि शायद वह रस्सी ही थी, ठीक है। तो कंफर्म नहीं है, यहाँ पर हमें शंका है कि वह रस्सी थी या कोई और चीज, ठीक।
शायद कमरे में कोई था, ठीक है, अंधेरा कमरा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आपको वहाँ हो सकता है कोई दीवार की जो परछाई है, पिलर की परछाई आपने देखी हो, तो उसको समझते हो शायद वहाँ कोई व्यक्ति था या कोई और चीज़ थी, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या शंका हो रहा है, आपको कंफर्म नहीं है, ठीक है। हो सकता है आज भी बारिश हो, ये संभावना पर आधारित है, कई दिनों से अभी बारिश हो रही है, हो सकता है आज भी हो या ना हो, तो क्या है एक संभावना यहाँ व्यक्त की जा रही है। तो यह संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण हुए, ठीक है। इसके बाद अगला अंतिम प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। क्या होता है इसमें, जहां भी आप वाक्य में आपको आश्चर्य हो, घृणा हो, शोक हो, उत्साह हो या क्रोध हो, ऐसे भाव प्रकट हो, वहां विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। उदाहरण से इसे समझते हैं। अरे कितनी ऊंची दीवार है, ठीक है, हमने कोई ऊंची बिल्डिंग देख लिया और क्या बोला, अरे ये कितनी ऊंची, तो हमें एक तरह से आश्चर्य भी हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तब हम ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है। और ये एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि बोधक साइन होता है, चिन्ह होता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसे हम शाबाशी देने के लिए भी इस तरह से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मतलब उत्साह के साथ हम किसी को बोलते हैं शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। हाय कितना बुरा हुआ उसके साथ, ठीक है ना, मतलब कोई किसी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, मारपीट हो गई या चोरी हो गई उसके घर में, तो उसके लिए हम अपना दुख प्रकट करते हैं, हमें चिंता होती है, शोक हम वहां पर प्रकट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं हम, हाय कितना बुरा हुआ उसके साथ, ओ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह के जब भाव निकल के आए वहां पर विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अंतिम उदाहरण है छी, इसे दूर रखो मुझसे, ठीक है। क्या हो रही है, घृणा का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। कोई वस्तु है जो आपको नहीं पसंद है, कोई जीव है जो नहीं पसंद है और आपके पास लाया जाए तो आप क्या करोगे, उसे दूर रखो मुझसे, छी, ऐसे करके आप अपना भाव प्रकट करोगे वहां पे, ठीक है। तो ये है आपके विस्मयादि बोधक वाक्य के उदाहरण। तो ये दोनों प्रकार समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने वाक्य के बारे में देखा, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के तत्व क्या होते हैं, वाक्य के अंग क्या होते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, चाहे वो रचना के आधार पर हो या अर्थ के आधार पर, ठीक है। और इसके अलावा हमारे चैनल पर और भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो पहले से अपलोड है, आप वहां पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कॉमेंट भी करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।